ठीक है भाई। So hello everyone in the Ansakari and again we are meeting with the GS2 polity part जहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन तैयार होते हैं इंडिया के अंदर। ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेकर के इंडिपेंडेंस तक किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन डेवलप होती हैं। और अब हम बात करते हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम तीन या चार अलग अलग डेफिनेशन के रूप में जान सकते हैं। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक होता है जिसके अंदर पूरी सोसाइटी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, लीगली एंड कोडिफाइड रूल्स होते हैं उनके लिए। दूसरा, आपकी कंट्री आपकी कंट्री किस पैटर्न पर काम करेगी वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होता है। वो डेमोक्रेसी के ऊपर काम करेगी, वो कम्युनिज्म के ऊपर काम करेगी, वो कैपिटलिज्म के ऊपर काम करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे ये पता लगता है कि आपका नेचर ऑफ कंट्री क्या है। आप रिपब्लिक हैं, आप मोनार्की हैं, आप डेमोक्रेसी हैं, आप लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आप मिक्स फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है। तो सारी चीजों का जो ब्यौरा होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो दो चीजें। और तीसरी चीज ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटन फॉर्म और अनरिटन फॉर्म दोनों में हो सकता है। रिटन फॉर्म का एग्जाम्पल इंडिया। इंडिया है, नॉन रिटन फॉर्म का एग्जाम्पल ब्रिटेन है। तो प्रवेश, कॉन्स्ट एक क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में जो नॉन रिटेन फॉर्म है ये प्रेसिडेंट सेट करते हैं, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहता है या फिर पार्लियामेंट का रहता है रूल्स, उसी का अकॉर्डिंग कंपाइलेशन होता है वहाँ पर, कि अलग से वहां रिटन। पर मैं आपको बता देता हूँ। इन ब्रिटेन देर इज नो रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट देर इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। यहाँ पर इंडिया में देर वॉज नो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ब्रिटेन के अंदर पीपल आर नॉट सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। बट इन इंडिया द पीपल आर सुप्रीम, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। सो ब्रिटेन के अंदर जो पार्लियामेंट है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन इंडिया के अंदर ना पार्लियामेंट इतनी पावरफुल है, ना जुडिशरी इतनी पावरफुल है। पावरफुल जो है वो है लॉ। और लोग, हम कलेक्टिवली जब इंडियन सोसाइटी के लोगों को देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देखते हैं। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम माना जाता है। तो इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड इन ब्रिटेन द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तो वहां पर जो कानून बनाती है वो पार्लियामेंट ही बनाती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और उनको देख करके कानून बनाए जाते हैं। होप आई हैव डिलीवर्ड द आंसर। यस सर। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग फीचर्स होते हैं कि नहीं, जो एक बस एक कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन है। जब ब्रिटेन में जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना हुआ है, तो वहाँ जो रूल्स बनता है, तो उसका कुछ तो बेसिक स्ट्रक्चर तो वहां पे भी होगा ना, कि उसी अकॉर्डिंग चलना है। तो वो प्रेसिडेंट सेट करता है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की, कहीं ना कहीं तो बेस होगा ना उसका। पार्लियामेंट उसको सेट करती है तो उसका रूल बुक तो होता है, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला जाता है। मतलब आप बोल सकते हो कि वहां पर रूल ऑफ लॉ एक कॉन्स्टिट्यूशन आप मान लीजिए कि वहां पर हर चीज को इसी मायने में जांचा जाता है कि रूल ऑफ लॉ कौन सी चीज प्रमोट करेगी और कौन सी चीज नहीं प्रमोट करेगी। अगर मान लीजिए कि ब्रिटेन के अंदर आपको कोई ऑर्डिनरी लॉ पास करना है, अगर ब्रिटेन के अंदर आपको कोई सिटीजनशिप बढ़ानी है या फिर अलग अलग तरीके के कानून पास करने हैं, तो हर चीज का एक ही बेसिक प्रिंसिपल होगा और वो होगा रूल ऑफ लॉ। मतलब वो रूल ऑफ लॉ प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। कुछ कुछ रिटर्न चीजें तो हैं, लेकिन एज सच रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बुक नहीं है वहां पर। हमारे यहाँ पर है। ठीक है। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो स्पेसिफाई करता है कि अलग अलग जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होंगी, जो यूनियन गवर्नमेंट होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, जो डिसेंट्रलाइजेशन के तहत जो इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, उनकी पावर क्या होगी। क्यों डिफाइन किया जाता है? ताकि आपस में लड़ाई ना हो, बिकॉज एज इट इज सेड दैट पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट ऑल एब्सोल्यूटली। यस। तो जब हमें पावर मिलती है तो हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज वी बिकम हेजीमनिक एंड दैट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट, सोसाइटी एंड ओवरऑल सिस्टम। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बिहाफ पे आप सरकार बनाते हैं या फिर सरकार को गिराते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव फंडामेंटल राइट्स, we have directive principles of state policy, we have fundamental duties. So in Indian constitution the people are given fundamental rights though with reasonable restrictions, so that they can ensure that the government who is ruling them rules in a democratic manner,
rules in people centric manner, rules in transparent and accountable manner. And in case it does not happen, then the people do have right to uh, derail that government after the 5 years by the election process. And last is that the constitution is the amalgamation, और कॉन्स्टिट्यूशन एक कलेक्टिव फॉर्म होता है लोगों की विल का, यानी एक इंसान की जो विल जनरल है, विल जिसको वो एक इंसान की जो विल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। लेकिन जो पूरी सोसाइटी की विल है, जिसको जनरल विल रूसो ने नाम दिया, रूसो इज अ पॉलिटिकल स्कॉलर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस, जिन्होंने नाम दिया कि जनरल विल। और हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी जब डिसीजन सुनाए जाते हैं तो उसमें यही प्रमोट किया जाता है कि लार्जर सोशल इंटरेस्ट कहाँ पर है, और उसी के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रिंसिपल को यूज करके लार्जर सोशल इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाता है। अगर हम सबरीमाला केस की बात करें, अगर हम केशवानंद भारती केस की बात करें, अगर हम इलेक्शंस की बात करें, अगर हम ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात करें, अगर हम आर्टिकल 370 की बात करें, अगर हम एडल्ट्री की बात करें, तो सारी ही चीजें जनरल विल को प्रमोट करती हैं, जो कि हम देखते हैं। देन वी हैव दीज क्वेश्चंस, सो वी कैन डील दिस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला जाता है कि इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अलग अलग लोगों ने कमेंट किए हैं, जैसे कि आइवोर जेनिंग है, क्रिस्टोफर जेफरलॉट है। इन सभी ने कहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों ऐसा बोला गया है? द रीजन इज कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट इज अलाउड एनी टाइम बाय द पार्लियामेंट। सो इंडियन सोसाइटी इज कंसिडर्ड एज राइजिंग सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी इज कंसिडर्ड एज डेवलपिंग सोसाइटी, जिसके अंदर मॉडर्निज्म और ट्रेडिशनलिज्म का एक हार्मोनी देखा जाता है, और वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजों को इनकॉर्पोरेट करती जा रही है। जब हम बात करते हैं कि पहले के जमाने में the society was orthodox, but today there is synchronization of the traditionalism as well as the modernism. आज के टाइम पे हम जीन्स भी पहनते हैं, कुर्ता भी पहनते हैं, आज के टाइम पे हम इडली भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, आज के टाइम पे हम गरबा भी मनाते हैं, आज के टाइम पे हम क्रिसमस भी मनाते हैं। तो हर चीज का इंडियन सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे प्रभाव बढ़ा है। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन रखा गया है टू डिलीट समथिंग एंड टू इंक्लूड समथिंग। वो कैसे होता है? itself in the Indian Constitution under Article 368 it is mentioned कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, यानी बदलाव कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चीजें जो लिखी हैं आप उनको हटा भी सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीजें नहीं लिखी हैं उनको आप डाल भी सकते हैं। तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। और इफ प्रवेश यू वांट टू ऐड, यू कैन। प्रवेश अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 के अंदर में है, वी कैन से द यस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। आप कुछ कुछ प्रोविजन में आप रिजिडिटी होता है, कुछ कुछ प्रोविजन में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका जो अमेंडमेंट है वो वी विल डिस्कस इन डिटेल कैसे आप अमेंड कर सकते हो, और कौन कौन सा प्रोविजन जहाँ पर थोड़ा रिजिडिटी ज़्यादा है और जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। वी या कैन मूव सो इन फॉरवर्ड। वन और इन वन और टू लाइन आई एम कमेंटिंग कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग तो बोला जाता है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट है वो लाना कहाँ पर आसान है? जहाँ पर ऑर्डिनरी प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। हाँ। और कहाँ पर मुश्किल है? जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर सिंपली ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, अगर आप उनको हटाएंगे, उनको अमेंडमेंट करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन बिखर जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। ये चीजें आर्टिकल 368 के अंदर लिखी है। आर्टिकल 368 बताता है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे होगा। 3 प्रोसेस होते हैं, वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर। अब हम बात करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ऐसे क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो पहला, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसी क्या जरूरत थी कि लेंथीएस्ट बना? तो उसके 2 रीजन है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड प्रोवाइड ओनली प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सिस्टम कैसे चलेगा ऊपरी ऊपरी बात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली गई बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक मात्र ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड जिसके अंदर ना केवल प्रोसीजरल चीजें हैं बल्कि सब्सटैंटिव चीजें भी हैं। प्रोसीजरल चीजें ऐसे कि प्रेसिडेंट क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर क्या होगा, अलग अलग एजेंसीज क्या होंगी, कैसे काम करेंगी, होता है प्रोसीजरल। सब्सटैंटिव होता है
फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होगी, टाइमली कैसे अमेंडमेंट किया जा सकता है, प्रियम्बल से डिराइव होके जुडिशरी जो है अपने जजमेंट सुनाएगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से इंस्पायर होके स्टेट अपनी गवर्नेंस रिफॉर्म लाएंगे। तो प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव का मिक्सचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी वजह से ये सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। उसके प्रवेश, बाद फेडरलिज्म। यस। आई विल ऐड वन पॉइंट कि जो प्रोसीजर और सब्सटैंटिव बताया ना, तो इसमें प्रोसीजर आपने बता दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट कैसा होगा, और सब्सटैंटिव हो गया कि रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन, सिटीजन्स और सिटीजन के बीच में रिलेशनशिप कैसे होगा, क्या क्या कुछ बेसिक फीचर्स होगा, क्या उसका फंडामेंटल राइट्स कैसा होगा, लिबर्टी कितना अपहोल्ड करना है, पॉजिटिव लिबर्टी नेगेटिव लिबर्टी का बात, ओवरऑल जो रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन और आपस में रिलेशनशिप, उस पर भी बात करता है। तो ओवरऑल पे बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इम्पोर्टेंट। उसके बाद फेडरलिज्म, जिसकी हमने बात देखी कि 1919 मोन्टेगू चार्ल्स रिफॉर्म जो हुए इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, तभी से फेडरलिज्म की बात आई, क्योंकि लार्जर पॉपुलेशन है, लार्जर बेस है, अक्रॉस द जोग्राफीज इंडिया की एक्सपेंशन है, तो सभी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपर हाउस एंड लोअर हाउस, लोअर हाउस को बोला गया पीपल हाउस एंड अपर हाउस को हाउस ऑफ द स्टेट। तो पार्लियामेंट के चैप्टर में इसको डिटेल मिलेंगे। देन फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस एंड अदर रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटी राइट। देन पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है आर्टिकल 75 इसको डिफाइन करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बात कही गई है कि द रूल will happen of the parliament by the council of minister on the aid and advice uh, on the aid and advice of the council of ministers, the president will फ्रेम द लॉ, विल इम्प्लीमेंट द लॉ। यानी हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर पार्लियामेंट ही सारे कानून बनाएगी, और वो कानून यूनिफॉर्मली अप्लाई होंगे इन ऑल द एरियाज ऑफ द कंट्री। सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, यानी पार्लियामेंट की कानून बनाने के टाइम पे सोवरेनिटी है, यानी संप्रभुता है हिंदी में बोले तो, या फिर इंडिपेंडेंट है। और जुडिशियल सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी उसको रिफॉर्म करने के लिए, उसके ऊपर रिव्यू करने के लिए, और उसकी लीगलाइजिंग जो सैंक्टिटी है उसको चेक करने के लिए जुडिशियल की भी सुप्रीमेसी है। एक जुडिशियल सुप्रीमेसी यहाँ पर ये भी है, क्योंकि पार्लियामेंट और जुडिशरी को थोड़ा सेपरेट रखा गया है कि पार्लियामेंट कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर ऑफ द जुडिशरी, इनटू द अपॉइंटमेंट मैटर ऑफ द जुडिशरी, दोनों अलग है। आई थिंक आर्टिकल 50 टॉक्स अबाउट दिस। देन प्रवेश, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट। प्रवेश वन यस। थिंग कि जुडिशियल सुप्रीमेसी में एक और एक पॉइंट है कि जुडिशियल जो सुप्रीम कोर्ट है, इट इज अ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल इंटरप्रिटेशन होगा पूरा, वो जुडिशरी करेगा, नॉट पार्लियामेंट करेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो भी आया वो जुडिशरी के थ्रू आया, पार्लियामेंट के थ्रू नहीं है ये चीज। तो ये इंपॉर्टेंट याद So रखना। yeah, point comes under this category, integrated and independent judiciary. So the Supreme Court is considered as the highest court of appeal. Supreme Court is considered as the highest interpreter of the Constitution. Supreme Court is considered as the highest legal uh, testimony, has a legal testimony of over all the laws of the country, even on the Constitution. Constitution के ऊपर कोई भी कमेंट देना है तो सुप्रीम कोर्ट बताती है। सुप्रीम कोर्ट ही जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल एक्सप्लेनेशन होती है वही सुप्रीम कोर्ट देती है। और इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट का यहाँ पर एक और मतलब है कि जजेस का जो सिलेक्शन होता है फेयर होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही सारी कोर्ट काम करती है, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हर कोर्ट को माननी होती है, हर जुडिशियल ऑफिसर को माननी होती है, पार्लियामेंट को माननी होती है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको माननी होती है। तो अगर दो चीजों के बीच में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, एक पार्लियामेंट्री लॉ और दूसरा है जुडिशियल वर्डिक्ट, तो द अपर हैंड विल बी ऑफ जुडिशियल वर्डिक्ट। तो इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी और जुडिशियल सुप्रीमेसी की भी बात हम करते हैं। और फंडामेंटल प्रवेश राइट। एक और है ना इसमें, इंटीग्रेटेड मतलब क्या होगा कि जो फेडरल कोर्ट यूएस में है ना, कि जो फेडरल कोर्ट मतलब कि गवर्नर वहां पर है, स्टेट है, तो उनका अपना जो कोर्ट है, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट है, दोनों फेडरल है, दोनों का पावर अलग अलग है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में इंटीग्रेटेड है। सबसे नीचे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट आएंगे, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आएंगे। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब कि उनका जुडिशियल जो पार्लियामेंट्री और एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस नहीं के बराबर रहेगा जुडिशरी के आसपास में। तो सेपरेशन ऑफ पावर को अपहोल्ड करता है, इसलिए इंटीग्रेटेड भी है जुडिशरी और इंडिपेंडेंट भी है फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट। प्रवेश। यस।
और उसके बाद हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं, आर्टिकल 35 से खत्म होते हैं। क्या होते हैं हम बात करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स जो है वो राइट्स होते हैं सिटीजन के। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ऐसी डायरेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि जब भी आप कानून बनाएंगे तो इन डायरेक्टिव्स को ध्यान में रखकर आप कानून बनाइए, ताकि लोगों का कल्याण हो सके, आपका समाज तरक्की करे। उसके बाद सेक्युलर स्टेट, सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म की हम जब बात करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्युलरिज्म। वन इज व्हेन देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, जो कि वेस्टर्न सोसाइटीज में देखने को मिलता है। जो सेक्युलरिज्म की बात है वो सबसे पहले आती है इटली से। तो सेक्युलरिज्म जो है वो कहता है कि जो रिलीजन है वो पूरा अलग होना चाहिए, और जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले एरियाज है, जो सिस्टम ऑफ द जो गवर्नमेंट होती है वो पूरा अलग होना चाहिए। लेकिन इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं पत्ते पत्ते में भगवान, जब हम डॉग से लेकर के और हाथी तक के अंदर भगवान देखते हैं, जब हम सब्जी बेचने वाले की जो रेहड़ी होती है उसके ऊपर भगवान का नाम देखते हैं, जब हम मंदिरों में भगवान देखते हैं, तो हमारे यहाँ पर खाने में भी जब भगवान देखा जाता है तो हमारी पॉलिटिक्स भी भगवान से इंस्पायर है या फिर उसके अंदर इंगल्ट है। तो इसीलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया, उन्होंने इस चीज को ध्यान रखा और उन्होंने कहा कि हमारा जो सेक्युलरिज्म होगा वो वेस्टर्न सोसाइटी से अलग होगा। हमारे यहाँ पर जो स्टेट है और रिलीजन है, नॉर्मल मैटर्स में एक दूसरे से दूर रहेंगे, लेकिन जब रिलीजन को जरूरत पड़ेगी तो स्टेट उसकी मदद करेगा। जब रिलीजन कोई गलत काम करेगा तो स्टेट उसको रोकेगा। जब स्टेट कोई गलत काम करेगा तो रिलीजन उसे रोकेगा, और जब स्टेट को रिलीजन की मदद होगी, जरूरत होगी, तो रिलीजन भी स्टेट की मदद करेगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। अगर दो कम्युनिटीज, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जब राम मंदिर का जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन से पहले का जो जुडिशियल प्रोसेस है, वहां पर ईच एंड एवरी रिलीजन वाज कंसल्टेड बाय द जुडिशरी, बाय द पार्लियामेंट, बाय द एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि किस तरीके से पीसफुल रिजोल्यूशन ला करके इस डिस्प्यूटरी मैटर को सॉल्व किया जाए। तो रिलीजन ने वहां उसकी मदद की। सबरीमाला केस या फिर हाजी अली दरगाह, यहाँ पर जो रिलीजन है उसके कुछ ऑर्थोडॉक्स प्रोविजन थे जो सोसाइटी के लार्जर इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर रहे थे, तब स्टेट ने रोका कि आप ऐसा ना करें, और ओपन किया वुमेन को, ओपन किया टेम्पल्स को वुमेन के एक्सेस के लिए। उसके बाद और जो वैष्णो देवी, नाथ और जैसी हम्म, श्राइन्स हैं, वहां पर नॉर्म्स बनाता है ताकि लार्जर इंटरेस्ट प्रमोट हो। और जो तो इस तरीके का जो सेक्युलरिज्म है वो इंडिया के अंदर प्रमोट होता है कि जहां पर जरूरत होगी तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, और जहां पर गलत होंगे तो एक दूसरे को रोकेंगे। ये सोच। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा था कि तेलुगु देशम बोर्ड हो गए या फिर शिरडी साई बाबा के जो बोर्ड हो गए, वो भी प्रमोट करते हैं कंस्ट्रक्शन इन द लोकल एरिया, फ्लाईओवर में इन्वेस्ट करते हैं बाकी सब में, तो वो स्टेट का काम है। लेकिन ये भी करते हैं जब जब लगता है स्टेट कैपेसिटी कम होता है, तो ये भी कोविड के समय में देखते हैं कि कैसे वो हेल्प करते हैं। रिलीजियस एस्पेक्ट में डोनेशन हो गया, डोनेशन ड्राइव हो गया, मदद करते हैं जब। तो ओवरऑल देखा जाता है तो अपना जो सिस्टम है वो सिंक्रेटिक है, सिस्टम के अनुसार ही है, और साथ ही साथ जो लोगों के अंदर से जो एक बॉटम्स टू अप मैकेनिज्म है और प्लूरलिज्म है, उसको प्रमोट करता है सेकुलर स्टेट, कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में बात करता है, और साथ ही साथ आप इक्वी डिस्टेंट भी है और इक्वी सपोर्ट भी है, इक्वी प्रमोशन भी है। ये अपना सेकुलर स्टेट है। ठीक Yes. प्रोफेसर। उसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट आई डिलीवर्ड टू यू, एंड इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, मतलब वेरियस सोर्सेज। तो यहाँ पे सोर्सेज कौन है, अलग अलग कंट्रीज जो हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर बोले जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही स्टडीड a number of constitutions of the world and incorporated the ideal things from all the constitutions to make Indian constitution a synchronous, a well designed constitution which can deal with all kind of problems। तो हम बात करते हैं। ये तो एक आई और थिंक। सोर्स हो गया। पहला सोर्स है, मेजर सोर्स हो गया वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया। उसके वो स्ट्रक्चर, वो ढांचा है जिसपे और एडिशन हुआ बाय डिफरेंट कंट्रीज। आयरिश हो गया, आयरलैंड से आया डीपीएसपी, जापान से आया, यूएस से प्रेसिडेंट वाला आया। वो उसके करेंगे, फिर फिर गवर्न, वो सब करेंगे। आगे में करेंगे डिटेल में हाँ, अभी। हाँ। हाँ, हाँ। इसके बाद कुछ और चीजें हैं, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे ही आप 18 साल की एज से ऊपर हो जाते हैं या 18 के हो जाते हैं, तो आपको वोट देने का अधिकार है। इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी।
यहाँ पर जो इंडिया के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दी गई है वो 18 साल की है, कि आप 18 साल के होते ही आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया फीचर आया। बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज हैं जहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कॉन्स्टिट्यूशन आने के 25-30 साल बाद आया। लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जो न्यूली डेवलप्ड थी, न्यूली नियो कॉलोनाइज थी, मतलब कॉलोनाइजेशन से जस्ट ऊपर ही आई थी। उसके बाद ऐसी कंट्री जिसने हर किसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया, वुमेन को भी दिया, मेन को भी दिया, जेंडर न्यूट्रलिटी को प्रमोट किया। इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रवेश, बॉडीज भी हैं, नॉन एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज बॉडीज मैं भी ऐड हैं। करूंगा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में पहले 21 ईयर्स ऑफ एज था 1989 तक। फिर आई थिंक 68 अमेंडमेंट एक्ट आया था। प्रवेश, यू कैन करेक्ट नहीं, मी। वो 61st अमेंडमेंट एक्ट सिक्सटी आया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, 1980। हाँ, सिक्सटी हाँ, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें 21 से 18 ईयर्स किया गया। नाम में लिखो यूनिवर्सल सबके लिए, एडल्ट मतलब 18 ईयर्स के अबव, और फ्रेंचाइज मतलब कि वोट दे सकते हैं, ओवरऑल सबको वोट दे सकते हैं इसमें 18 ईयर्स के अबव। कंटिन्यू। ठीक है। देन वी हैव इंडिपेंडेंट बॉडीज जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपी है। उसके बाद अलग अलग और एजेंसीज हैं, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जो अलग से स्टैब्लिश की गई, लेकिन कुछ ना कुछ उनका लिंक कॉन्स्टिट्यूशन से भी है। तो थ्री टायर गवर्नमेंट जिसमें हमने बात की कि प्रवेश, यस। जस्ट, तो इंडिपेंडेंट बॉडी आपने बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में अलग अलग बॉडी होते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब जो एग्जीक्यूटिव, जो सरकार है, सेंटर है, उनके अंडर में होंगे। स्टैट्यूटरी मतलब कि जो पार्लियामेंट में जो बिल पास होगा, लॉ पास होगा, उसके तहत में कोई बॉडी बनेगा तो स्टैट्यूटरी। फॉर एग्जांपल एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो बना है डायरेक्टली सेंटर के अंदर में नहीं है, वो बने हैं एक्ट के अनुसार, एनजीटी एक्ट 2010। वो पास हुआ पार्लियामेंट में, उसके अंदर बना स्टैट्यूटरी बॉडी, वो हो गया। फिर आगे बॉडी है क्वाजी जुडिशियल है, और भी एक और बॉडी है जो प्रवेश, यू कैन से। वन इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ऐसे वो है ना प्रवेश। ऐसे तो पता है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है और लॉ में भी नहीं है, तो रेजोल्यूशन के थ्रू जो बनाई जाती है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। हम्म, ठीक है। नहीं, ऐसे ऐसे हम बहुत सारे नाम दे सकते हैं, जैसे कि रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जैसे कि आरबीआई है, क्वासी जुडिशियल होती है जैसे कि एनजीटी है। तो ये तो अलग अलग नाम है, लेकिन मेनली इंडिपेंडेंट बॉडीज में कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, यहाँ पर दो का ही नाम आता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद थ्री टायर गवर्नमेंट है जिसमें कि हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ शुरू से थी। जो पंचायती राज गवर्नमेंट है उसका प्रोसेस 1950 से शुरू होता है, और 73rd और 74th अमेंडमेंट जो आता है 1990 में, 1992 और 1993 में, उससे फुल थ्री टायर गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ पे आया, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी रहेंगी। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप आर्टिकल 5 प्रमोट दैट इन इंडिया जो भी लोग होंगे वो उनको एक ही सिटीजनशिप मिलेगी। अगर आप यूएस की बात करते हैं तो वहां पर दो तरीके की सिटीजनशिप होती है, एक होती है सेंट्रल सिटीजनशिप और एक होती है स्टेट सिटीजनशिप। यानी जो अलग अलग प्रोविंस हैं, जैसे कि 50 प्रोविंस हैं, 50 स्टेट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, 50 राज्य हैं। तो 50 राज्यों में रहने वालों को एक सिटीजनशिप तो मिल गई उस स्टेट की, और दूसरी मिलेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूएस है वहां की। तो दो सिटीजनशिप वहां पर होती है। लेकिन इंडिया में ऐसा माना जाता है और ऐसा प्रोविजन है कि यहाँ पे रहने वाला, चाहे वो मद्रास में रहे, चाहे वो बंगाल में रहे, चाहे वो पंजाब में रहे, चाहे वो हरियाणा में रहे, सिटीजनशिप एक ही मिलेगी और उसका नाम होगा इंडियन। तो हमारे यहाँ जो यूनिटी है और इंटेग्रिटी ऑफ द टेरिटरी है इंडिया की, उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करने की बात की जा रही है, की गई। इसी वजह से हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। और हमारे यहाँ सिटीजनशिप चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर आप विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट किसी बाहर देश में चले जाते हैं, आपकी सिटीजनशिप को नल एंड वॉइड कर दिया जाता है, आप इंडियन सिटीजनशिप के हकदार नहीं रहते अगर आप बिना बताए जाते हैं, या फिर काफी लंबे समय 5 साल बाहर रह लेते हैं और बिना बताए इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट को बताते नहीं है। उसके बाद आप जान पूछ कर कुछ ऐसा एक्ट कर देते हैं जिससे इंडिया की जो इमेज है वो डेरोगेट, मतलब इंडिया की इमेज का डेरोगेशन हो। इंडिया के नोबल लीडर्स के बारे में आप गलत बोलते हैं पब्लिकली, तो भी सिटीजनशिप आपकी जा सकती है। उसके बाद जो इंडिया और इंटरनेशनल रिलेशन के बीच में फॉरेन ट्रीटीज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अगर आप उनमें दखल अंदाजी करते हैं तो आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। और यदि आप वॉलेंट्री अपनी त्याग देते हैं तो भी आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। तो और देयर आर डिटेल 5 में लेंगे वो प्रोविजन। जी। हम्म। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस, तो हमारे यहाँ तीन तरीके की इमरजेंसी होती है। आर्टिकल 352 के अंदर बात की जाती है नेशनल इमरजेंसी, 356 के अंदर बात की जाती है प्रेसिडेंशियल रूल,
जिसको स्टेट इमरजेंसी के नाम से बोला जाता है, और आर्टिकल 360 जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी बोला जाता है। इसको भी हम डिटेल में लेंगे। एंड देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो इनिशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर इनिशियल ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, लेकिन बाद में इसको एड ऑन किया गया। आई थिंक बाय द 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2011 में हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है। नाउ आई थिंक हम ले लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जहाँ से हमने इंपॉर्टेंट चीजें ली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन की, जिन्होंने 200 साल तक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की वेव भी चलाई इंडिया में। तो क्या हमने वहां से लिया? तो पहला चीज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन उठता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही क्यों लिया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं लिया? तो कौशिक, प्लीज गिव मी द आंसर इफ यू नो। पहली बात है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे उनसे एक ऑलरेडी प्रेसिडेंट सेट किया हुआ भी था। और दूसरा 1935 एक्ट 1919 एक्ट के अंदर में जो भी सरकार बना वो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टाइप ही बना। तो जो अपने जो लीडर्स थे उनका भी एक एक उसमें वर्किंग का एक्सपीरियंस भी था और उनको ज़्यादा सुटेबल लगा विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन कंटेक्स्ट। उनकी डाइवर्सिटी है और वन पार्टी सिस्टम नहीं है यहाँ, वन पीपल सिस्टम नहीं है, इसके कारण आई थिंक। प्रवेश। ठीक है। इसी के साथ इंडिया इंडिया की जो लीडर्स थे, उनका यही मानना था। जब हम पार्लियामेंट्री डिबेट्स की बात करते हैं तो वहां पर यही माना गया कि इंडिया को हमेशा उन्होंने अकाउंटेबिलिटी और रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में देखना चाहा। क्योंकि अगर हम यूएस की भी बात करते हैं तो वहां पर डेमोक्रेसी तो है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म तो है, लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, जो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन उनकी पावर जो है वो कहीं ना कहीं अनसरमाउंटेबल होती है, अगर हम यूएस कांग्रेस की बात करें या फिर जो फेडरल हाउस उसकी बात करें। लेकिन इंडिया में एक तो हम परिचित थे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि हमने उस चीज को देखा था। ब्रिटेन भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, और हम नहीं चाहते थे कि एकदम से हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ बढ़े, ग्रेजुअली हम बढ़ सकते हैं। तो इट वाज टेकन एज अ टेम्पररी मेजर इनिशियली, बट लेटर ऑन इट वाज जो नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 के अंदर आता है, जिसके हेड थे एम वेंकटचालिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बेस्ट सुटेबल है इतनी डाइवर्स कंट्री के अंदर, टू अकोमोडेट द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन, क्योंकि हर किसी का रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के अंदर आकर के उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि आपकी सोसाइटी के अंदर सारे के सारे जो सिटीजन हैं वो लॉ के सामने नीचे रहेंगे। लॉ सबसे सुप्रीम रहेगा, कोई भी लॉ को काउंटर नहीं कर सकता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होता है कि रूल के सामने तो सब बराबर है, कानून के लिए सब बराबर हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी जो कानून है वो हर किसी के लिए उतना ही फेवरेबल है जितना दूसरे आदमी के लिए है। और एंड इन डिटेल वी विल लर्न अबाउट दिस इन द फंडामेंटल राइट चैप्टर। देन लॉ मेकिंग प्रोसीजर, किस तरीके से प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव लॉ बनते हैं, दिस आल्सो वी लर्न फ्रॉम द ब्रिटेन एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हर और इज हर रोल। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा डाइल्यूशन है कि हमने जो एग्जैक्ट स्पीकर का ऑफिस है वो यहाँ पर नहीं लिया है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो स्पीकर का ऑफिस होता है वो ऐसे होता है कि जब आप स्पीकर बन गए हैं उसके बाद आप पार्टी की मेंबरशिप को त्याग देते हैं और स्पीकर का रोल ही निभाते हैं, टू मेंटेन द पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंटशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। लेकिन इन इंडिया द स्पीकर do not leave the political party from which he is being elected in the house, or he maintains the membership of parliament as well as of the political party. यूएस से हमने लिया फंडामेंटल राइट और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आयरिश से हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फ्रांस से हमने लिया प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और आई थिंक द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी came in the year 1789 during the French Revolution. Or she can rectify this. And ट्रू। Canada से, और हाँ yes, प्रवेश, तो पहली बात है कि जो इक्वालिटी लिबर्टी और फ्रेटर्निटी है ये हम लोग डिटेल में लेंगे जब हम लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे तो मीनिंग क्या है उसकी। yes, yes. तो कनाडा से हमने लिया क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल और फेडरल में क्या फर्क होता है? फेडरल में होता है ट्रू फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम ही करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम ही करेगी। क्वासी फेडरल होता है मिक्सचर, सेंटर भी स्टेट के लिस्ट में 5 कंडीशंस पे काम कर सकती है और कॉन्करेंट में तो करेगी ही करेगी, और स्टेट भी
रिजोल्यूशन पास कर सकती है अगेंस्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन। जैसा कि हमने देखा कि एंटी सीए टाइम पर भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया तब भी हुआ, फार्म लॉ आया तब भी हुआ। लेकिन ओवरऑल क्वासी फेडरल का मतलब यही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका हमेशा ऊपर हैंड रहेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट को अपने नीचे ही रखेगी। और क्वासी फेडरल यानी फेडरल को, जो फेडरल प्रोविजन है यानी जो सेपरेशन ऑफ पावर है, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाएगा टू अकोमोडेट दी लार्जर इंटरेस्ट, जो कि है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, एंड आइडिया प्र- ऑफ रेजिजुअल। प्रवेश, यस ओके। इंडिया जो है वो क्वाजी फेडरल हो गया, यूएस हो गया फेडरल हो गया, अगर बोला जाए तो। हाँ हाँ बोल तो सकते इसमें हैं दो द और नहीं दिया आइडिया। हुआ। हम्म नहीं बोलो इसमें आप। दो और दिया हुआ है, जो जापान का नहीं दिया हुआ है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। और जो सेकंड वन है वो है अभी सोवियत यूनियन से, जो फंडामेंटल ड्यूटीज लेते हैं, यस। वो बाद में आया था। नहीं जस्टिस, जस्टिस भी है वहाँ। जस्टिस भी। तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो जर्मनी से हमने क्या लिया है, जर्मनी से हमने हाँ लिया दिया। है फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के टाइम पे टेम्पररी नहीं माना जाएगा, वो हमने जर्मनी से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने सिर्फ चीजें ली, आप अगर इसको याद करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि जर्मनी में हिटलर का राज था तो फंडामेंटल राइट्स को मानते नहीं थे, तो हमने वहां से इमरजेंसी का प्रोविजन लिया। ऑस्ट्रेलिया में ट्रेड, कॉमर्स, इन चीजों पे बात होती है तो कॉन्करेंट लिस्ट की बात की और ट्रेड एंड कॉमर्स के प्रोविजन लिए। साउथ अफ्रीका से हमने राज्यसभा के अंदर, जो अंडर आर्टिकल 80, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर आर्टिकल 80 बताता है कि राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया। फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का प्रिंसिपल लिया, और रिपब्लिकनिज्म, रिपब्लिकन रिपब्लिकिज्म क्या सिस्टम। होता है वो भी डिटेल में लेंगे जब प्रेम्बल पढ़ेंगे, तो एक बैकग्राउंड बता दूंगा फ्रांस का भी। ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो हमने चीजें ली, हमने बात की कि किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है वहां से लिए। फेडरल सिस्टम, इमरजेंसी गवर्नर। ब्रिटेन से हमने बाई कैमरलिज्म लिया, ऑफिस ऑफ कैग लिया, सिंगल सिटीजनशिप ली, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ लिया। यूएस से हमने जुडिशरी से रिलेटेड सारी चीजें ली, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल कैसे होगा जजिस का। उसके बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो ऑफिस है वो हमने यूएस से लिए। कनाडा से हमने सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिसडिक्शन लिया। और फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जिसको क्वासी जुडिशियल बोला जाता है। रेजिजुअरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास रहती है। तो ये सारी चीजें एक हमने। चीज, हाँ प्रवेश, एक और और एक यूएस चीज है चीज और कि आइडियल ऑफ जस्टिस। हम्म, यस। हम्म, एक और चीज है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, वो एक ढांचा है, वही ब्लूप्रिंट है, उसी पर ही बाकी सब एडिशन हुआ है ओवरऑल। तो कोई बोलेगा कि यस। कॉन्स्टिट्यूशन से मेजर जो प्रोविजन लिया गया है 35, क्यों? क्योंकि वही ऐसा असली में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसी का अकॉर्डिंगली स्टेट प्रोविंशियल में इलेक्शन हुआ था 37 में। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे वो जीते थे, और जगह पे वो एक अब सरकार चलाए थे, उनका एक्सपीरियंस बढ़ा था 35 से लेकर 37 के बीच, 37 से लेकर 39 के बीच में, फिर रिजाइन कर दिए थे। उसके बाद जो 19 वाला है वो चल रहा था। जब 46 में जो इलेक्शन हुआ था सेंटर का, तो वो उसके बाद ही आया था। तो जनरली 35 बेस है ओवरऑल का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वी कैन एंड प्रवेश, बाद में फिर Okay, thank you नेक्स्ट so आइटम। much, and we hope that we are delivering the right things to you. And please stay with us, keep watching on सरकारी। और इसी तरीके से जो पॉलिटी GS2 के ऊपर हम चर्चा करते हैं उसको और वंडरफुल, और इंक्लूसिव एंड और टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी रिक्वायर द पार्टिसिपेशन। थैंक यू सो मच।